नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होलिका दहन पर आज इतने बजे शुरू होगा भद्रा का साया। चंद्रोदय के साथ दिखेगा चंद्र ग्रहण, कल शाम को आंशिक ग्रहण का नजारा। ईरान में फंसे अमेठी के छात्र शोधार्थी। इजराइल ईरान जंग, पीएम मोदी बोले देशों के साथ मिलकर भारतीयों की करेंगे रक्षा। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान में मची तबाही। ईरान की तबाही से तुर्की की होगी बल्ले बल्ले। अली रजा आराफी कौन है जिन्हें खामनेई की मौत के बाद माना जा रहा अगला सुप्रीम लीडर। ईरान अमेरिका के बीच तनाव का असर। जेल से निकलते ही बदले राजपाल यादव के सुर। और भारत से हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान का फूटा गुस्सा। इस बार होलिका दहन की तिथि को लेकर काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति फैली हुई है। कोई कह रहा है कि 2 मार्च यानी आज होलिका दहन करना सही होगा, तो कई लोग कह रहे हैं कि 3 मार्च के दिन दहन करना सही हो। लेकिन असमंजस में भी पंडितों ने होलिका दहन की सही तिथि बता दी है। दरअसल लोगों में होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि 2 मार्च यानी आज शाम से पूर्णिमा शुरू हो रही है, जो कि 3 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा इस तिथि में भद्रा के साये का भी संयोग बन रहा है। तो ऐसे में जानते हैं कि होलिका दहन करना कब सही होगा और क्या भद्रा में भी होलिका दहन किया जा सकता है। दृक पंचाग के मुताबिक फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च यानी आज शाम 5:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। मंगलवार 3 मार्च की सांझ चंद्रमा ग्रहण के साथ उदय होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण से मुक्त हो जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, अलास्का और चीन में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जबकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के दौरान भारत में दोपहर हो रही होगी, जिस कारण शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद ही ग्रहण देखा जा सकेगा। दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और लगभग 5:03 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 5:33 तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी की छाया छटनी शुरू हो जाएगी और 6:47 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत में पूर्ण ग्रहण का नजारा असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, जो मुश्किल से ही कुछ मिनट देखा जा सकेगा। इसके बाद आंशिक ग्रहण लगा चंद्रमा नजर आएगा। भारत में अलग अलग स्थानों में चंद्रोदय के अनुसार ही चंद्र ग्रहण दिखना शुरू होगा। उत्तर पूर्वी भारत में चंद्रमा अन्य हिस्सों की तुलना जल्दी उदय होता है, जिस कारण इन हिस्सों में ग्रहण अधिक समय देखा जा सकेगा। अन्य हिस्सों में चंद्रमा उदय होते ही आंशिक रूप से ग्रहण दिखाई देगा, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र स्थित भनोली गांव के आधा दर्जन से अधिक छात्र और शोधार्थी ईरान में जारी तनाव के बीच फंसे हुए हैं। इन छात्रों से पिछले कुछ समय से परिजनों का संपर्क टूट गया है, जिससे परिवारों में चिंता का माहौल है। परिजनों ने भारत सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की अपील की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की शदाहत और अमेरिकी इजराइल के साथ जारी युद्ध की खबरों ने वहां के हालात को जटिल बना दिया है। इसी बीच अचानक फोन और इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने से भनोली गांव के इन छात्रों से बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। फंसे हुए लोगों में अब्बास और उनकी पत्नी सबीका ईरान में शोध कार्य कर रहे हैं। वहीं जवाद हुसैन, इमाम अली, तहरीक फातिमा और सदफ फातिमा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार आखिरी बार बातचीत के दौरान उन्होंने वहां के हालात सामान्य न होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गांव के ग्रामीणों ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से तत्काल हस्तक्षेप कर इन छात्रों और शोधार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए। पूरे गांव की निगाहें अब सरकार की कार्रवाई पर टिकी है और परिजनों को उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार है। इजराइल ईरान जंग के कारण बीते 2 दिन में भारत में 760 प्लस इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 87 फ्लाइट कैंसिल रही।
दिल्ली, मुंबई, कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए और अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर को 9 मार्च तक विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजराइल ईरान जंग पर प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने दिल्ली में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद कहा, पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालने के पक्ष में हैं। इधर जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन हुए। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस भी छोड़े। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। शोपियां, बारामूला, बांदीपोरा में लोगों ने बाजार बंद रखा। ईरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अब तक कम से कम 555 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी सोमवार को ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दी। संस्था के मुताबिक युद्ध के दौरान अब तक देश के 131 शहर हमलों की चपेट में आ चुके हैं। राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमलों में मारे गए लोगों में सैन्य और नागरिक दोनों शामिल हो सकते हैं। हालांकि विस्तृत वर्गीकरण नहीं दिया गया है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने सोमवार को इजराइल और अरब देशों की ओर मिसाइलें दागी, जिससे युद्ध और फैल गया। मध्य पूर्व में तेहरान समर्थित मिलिशिया भी इसमें शामिल हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में उस समूह के ठिकानों पर प्रहार किया, जबकि अमेरिका ने ईरान में कई लक्ष्यों पर बमबारी की। इस बीच अमेरिकी और इजराइल हवाई हमले लगातार जारी रहने के बीच ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने एक्स पर कहा, हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ईरानियों से अपनी सरकार अपने हाथ में लेने का आह्वान किया था, लेकिन रविवार को उन्होंने संकेत दिया कि वह ईरान के नए नेतृत्व से बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करते हुए ईरान में भारी तबाही मचाई है। अमेरिका और इजराइल मिलकर उन मुख्य स्तंभों में से एक यानी ईरान को खत्म कर रहे हैं, जिस पर 4 दशकों से मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स का पूरा ढांचा टिका रहा है। अमेरिका इजराइल ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत ईरान की ज्यादातर लीडरशिप को मार दिया है और सैन्य ताकत को कमजोर किया है। ईरान के कमजोर पड़ने से तुर्की की भूमिका बढ़ सकती है, जो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत वाली जगह पर है। ईरान की तबाही से तुर्की के लिए प्रभाव बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते। बियॉन्ड द आइडियोलॉजिकल के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने इस युद्ध पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिकी इजराइल ऑपरेशन की निंदा करते हुए इसे ईरान की आज़ादी का उल्लंघन बताया और इस्लामिक दुनिया से लड़ाई रोकने के लिए आगे आने की अपील की। साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों की भी आलोचना की। एर्दोगन ने अपने विदेश मंत्री, इंटेलिजेंस चीफ और गृह मंत्री को इलाके के देशों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है। ये दिखाता है कि मौजूदा हालात उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। इजराइल और अमेरिका के हमले में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की अंतरिम लीडरशिप काउंसिलिंग का गठन हो गया है। 3 सदस्यों वाली इस काउंसिलिंग में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शियान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी एजेई और गार्जियन काउंसिलिंग के सदस्य अली रजा अराफी को शामिल किया गया है। गार्जियन काउंसिलिंग के सदस्य अली रजा अराफी को अंतरिम लीडरशिप काउंसिलिंग के ज्यूरिस्ट पद पर चुना गया है। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक अगर सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दे या उन्हें पद से हटा दिया जाए तो अंतरिम लीडरशिप काउंसिलिंग का गठन किया जाता है। इस काउंसिलिंग में राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन काउंसिलिंग के सदस्यों में से एक सदस्य को शामिल किया जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालत का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ देश के सराफा बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की ओर रुख करने के कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में स्थानीय सराफा बाजार में सोने के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 25 और 26 फरवरी को 24 कैरेट सोना 1,64,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर था, जो 28 फरवरी को बढ़कर 1,67,000 रुपए हो गया। 2 मार्च को यह कीमत उछलकर 1,72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। इसी प्रकार 22 कैरेट सोना 1,51,100 रुपए से बढ़कर 1,58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया।
10 कैरेट सोने के दाम 1,26,300 रुपए से बढ़कर 1,32,200 रुपए हो गए, जबकि 14 कैरेट सोना 1,07,000 रुपए से बढ़कर 1,05,400 रुपए तक पहुंच गया। चांदी के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है। 25 फरवरी को चांदी 278 रुपए प्रति ग्राम थी, जो 2 मार्च को बढ़कर 300 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। चांदी का सिक्का 3,300 रुपए से बढ़कर 3,600 रुपए तक पहुंच गया है। 16 फरवरी को राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले को लेकर बीते दिनों से भूल भुलैया एक्टर का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस विवाद को लेकर अभिनेता ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजपाल के साथ उनके वकील भास्कर उपाध्याय मौजूद रहे। इस दौरान पूरे विवाद को लेकर राजपाल यादव ने अपने पक्ष रखा। राजपाल ने कहा कि भविष्य में 1200 करोड़ का काम है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। 9 करोड़ के चेक बाउंस विवाद को लेकर राजपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेबाक अंदाज में बात की है। अपने बयान में राजपाल ने कहा कि पहला एग्रीमेंट 2010 में हुआ कि 5 करोड़ का 8 करोड़ जाना है। रिलीज के बाद उस 5 करोड़ को लेकर मेरे बारे में कहा गया कि मैं रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि 5 करोड़ की ईंट तो गांव के घर बनाने से पहले नीचे लग गई थी। अगले 7 सालों में मेरे पास 1200 करोड़ का सिर्फ ब्रांडिंग का ही काम है। राजपाल यादव का 1200 करोड़ के काम वाला बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जेल जाने से पहले राजपाल की तरफ से बयान सामने आया था कि मेरे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई ऐसा दोस्त जो मेरी मदद कर सके। और अब जेल से बाहर आने के बाद राजपाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ हार के बाद तीखा जवाब देकर सुर्खियां बटोरी। सुपर 8 स्टेज का यह मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। भारत ने इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं कैरेबियाई कप्तान होप के लिए यह मैच काफी निराशाजनक रहा। होप ने 33 गेंदों पर 32 रन बनाए और उनकी पारी का अंत वरुण चक्रवर्ती ने किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाई होप से उनकी धीमी पारी और टीम के अपेक्षित स्कोर के पीछे रह जाने को लेकर सवाल पूछा गया। पहले तो उन्होंने स्वीकार किया कि शायद उन्हें थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, लेकिन जब उसी मुद्दे पर दोबारा सवाल किया गया तो उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब दिया।